नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं SN सिंह, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और वर्तमान राजनीतिक और उसके परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज की जो राजनीति है, राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान की राजनीति पे अगर आप चर्चा करेंगे तो इस समय देश में एक मजबूत सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत सैन्य शक्ति, मजबूत एजेंसियां और मजबूत लोकतंत्र खूबसूरती से कार्य कर रहा है। पहले की भी सरकारों ने बहुत लंबे समय तक देश में राज्य किया। कांग्रेस लगभग 60 वर्ष देश में कमोबेश राज की, लेकिन उस समय की राजनीति और वर्तमान राजनीति की अगर आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां विपक्ष में ही रही और सबने अपनी सार्थक भूमिका को निभाया। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है उसको नहीं निर्वहन कर रही है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। क्यों कहते हैं? पहले भी बहुत सारी सरकारें रही और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण देख लीजिए, आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का भाषण देख लीजिए, आदरणीय अरुण जेटली जी का भाषण देख लीजिए। कभी वो भारत की बुराई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। बीपी सिंह की भी सरकार रही, नरसिंहा राव जी की सरकार रही, देवगौड़ा जी की सरकार रही, गुजराल जी की सरकार रही। कभी कोई वो भारत की बुराई नहीं करता था, भारत की लोकतंत्र की बुराई नहीं करता था। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है जो जिसकी चर्चा आज बनती है। वो जाते हैं और इस तरह की बातों को करते हैं कि आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, वहाँ ईवीएम खराब है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट खराब है। लेकिन उसी ईवीएम के बदौलत हिमाचल और कर्नाटक में उनकी सरकार बन जाती है। उसी संवैधानिक संस्थाओं के बल पर उनको बेल मिली रहती है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें जो विपक्ष की भूमिका है वो सार्थक नहीं है, वो निरर्थक भूमिका है। आपको अपनी देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, आपको अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा किस पर है? जो हमेशा देश को तोड़ने की बात कहता है। जॉर्ज सोरोस का बयान आप देखिए, वो क्या कहते हैं? मेरे पास बहुत सारे धन है, बहुत सारे पैसे हैं भारत में उथल पुथल मचाने के लिए, सरकार बदलने के लिए। वही बात आप कहते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंडनबर्ग, जिसकी खुद के देश में कोई स्वीकार्यता नहीं है, आप उसको लेकर दौड़ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पे जो सेबी उससे जवाब मांगता है उसका वो जवाब नहीं देता है। आपको अपनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं, आपको उस पर भरोसा है। ये एक बहुत दुख की बात है कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य विपक्ष का है वो भारत के अनुकूल नहीं है। आपको अपनी संस्थाओं पर, आपको अपने देश पर, आपको अपनी चुनी हुई सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर, अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। देखिए, विदेश के सभी लोग तो भारत के नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि भारत एक समृद्धवान देश बने। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, वो तेरे को नहीं अच्छा लगता होगा। अब राहुल जी को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो उनको क्लियर करना पड़ेगा आपके चैनल पर आकर कि भाई आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने सिर्फ कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और ऐसा हो गया। कोई मानक तो होगा। दुनिया की जो मानक पैमाना है, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने तय किया कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी ने भी लाल किले से कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे इस कालखंड में। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पर जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के दौरे पर हो या फिर यूरोप के दौरे पर हो, वो भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है? देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं। अगर आपके मन में भारत के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम होता, थोड़ा सा भी भाव होता,
तो वाजपेयी जी जाते थे, उनसे पूछा जाता था, वो कहते थे नहीं, सुंदर भारत, हम सभी एक हैं। बांग्लादेश आदरणीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अलग देश बना। उस समय वाजपेयी जी से आप जैसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा हमारी चंडी है, हमारी दुर्गा है, हमारी देश की शक्ति है, और देश की बात होती थी। लेकिन आप राहुल जी का कोई भी बयान देख लीजिए, हमसे हो सकता है कि कोई नाराजगी हमारी सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हो सकता है कि आपकी विचारधारा में भिन्नता हो सकती है, कई विषयों पे आप विषयांतर हो सकते हैं, मत हो सकता है, लेकिन आप विदेश की धरती पर जाकर और ये कह देना कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, यहाँ भी जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो संसद में कह देना कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सब क्या दर्शाता है? यही तो विदेशी ताकतें भी कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और आप भी यही कह रहे हैं, तो यही तो माना जाएगा। क्योंकि आज दो तरह से दुनिया के लोग युद्ध लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष युद्ध ऐसे लड़ रहे हैं कि जो वो चाहते हैं किसी देश में, उसी तरह की आवाज उसी देश का अगर कोई विपक्ष का नेता बन जाए तो उनके लिए तो आसान हो जाता है। तो राहुल गांधी जो अभी विदेश के दौरे पे हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ जाकर के वो आरक्षण की बात क्यों करते हैं? वो देश की संसद में क्यों नहीं करते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने वहाँ जो कुछ भी बयान दिया, हालांकि हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने याद दिलाया तो बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए, पहला बयान वो आरक्षण का देते हैं, दूसरा बयान वो देते हैं कि सिख सुरक्षित नहीं है भारत में, वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, वो कृपाण नहीं लगा सकते हैं, वो कड़ा नहीं पहन सकते हैं, गुरुद्वारे में पगड़ी पहन के जा नहीं सकते हैं। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या समझौता राहुल गांधी जी का ऐसी विदेशी ताकतों से है जो चाहती हैं कि विपक्ष का नेता ऐसा बोले? आप किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? हजारों लाखों भारत और दुनिया के सिख भाई आपके चैनल पर आकर उन्होंने कहा ऐसी तो कहीं बात ही नहीं हो रहा, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? ये परंपरा कांग्रेस की चलती आ रही है। जब संपूर्ण भारत के लोग चाहते थे कि अंग्रेज संपूर्ण भारत को लिए थे और संपूर्णता के साथ भारत को छोड़े, तो कुर्सी के लिए उस समय भी टूटे हुए भारत को कौन स्वीकारता है? एक तरफ जिन्ना और दूसरे तरफ जवाहरलाल नेहरू, दोनों लोगों को आतुरता थी कि हमको कुर्सी मिल जाए। आप इतिहास पढ़िए, गांधी जी बहुत समझाते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ समझाते हैं, पटेल जी समझाते हैं, नेहरू जी नहीं मानते हैं। आज उन्हीं नीतियों पर ये चल रहे हैं, आरक्षण की बात करते हैं। कैसा बदलाव हो गया है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसको कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी के रहते, मोदी जी के रहते हटा नहीं सकता है। फिर भी आप आरक्षण की बात कौन कर रहा है, उसको सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आरक्षण के प्रति क्या रवैया था? उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी का क्या रवैया रहा? मंडल कमीशन को उतने दिन तक ठंडे बस्ते में कौन डाला? इंदिरा गांधी जी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या बयान दिए? सबसे लंबा अगर भाषण स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आप हाउस में देखेंगे तो आरक्षण के खिलाफ ही देखेंगे। बोलते हैं कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं। और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो कहने को मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऑपरेट तो सोनिया जी करती थी। उस समय भी आपको देना चाहिए बहुत सारी चीजों में। जाति जनगणना की भी चर्चा करते हैं। जाति जनगणना 2012 में कंप्लीट हो गया था, आपने उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं। आपके पूर्वजों ने देश को धर्म पे बांट दिया। राहुल जी अपने दोस्तों सहित, अखिलेश जी सहित, ममता जी को साथ लेकर, केजरीवाल को साथ लेकर एक काकस बनाकर अब देश को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। कुर्सी चाहिए भाई, देश नहीं चाहिए। बेशक देश बट जाए, पाकिस्तान बन जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह राहुल गांधी जी को लग रहा है बेशक देश बट जाए, कोई और देश बन जाए, लेकिन हमको कुर्सी मिल जाए। इस नाते राहुल गांधी जी ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, जाति जनगणना हुई है, आप वहां लागू करिए।
ले आइए, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करिए। आप बताइए, आप कहते हैं कर्नाटक में आपकी सरकार है, दलितों के विकास के लिए जो पैसा गया है उसको आप मुस्लिम धर्म को दे रहे हैं। आपकी सहयोगी ममता बनर्जी 85 लोगों को ओबीसी में ले आती हैं, ओबीसी जातियों में ले आती हैं, और जिस दिन वो एप्लीकेशन देते हैं उसी दिन ले आती हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं। और 85 में से मुझे लगता है कि 92% मुस्लिम धर्म के लोग ओबीसी में आ जाते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो पहले की आपकी नीति रही कि जो कुछ भी है वो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताओ, हिंदुओं को अपराधी बता दो, हिंदुओं को हिंसक बता दो, हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू तो डेंगू मलेरिया, हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांट दो, भगवान राम को काल्पनिक कह दो, और एक धर्म के लिए कार्य करो, उस धर्म को एकजुट करो। हिंदुओं में जो विविधता है, हिंदुओं में जो एकजुटता की कमी आए, जब टूटे उनको उस धर्म के साथ जोड़ लो और अपनी सरकार बना लो। एक सवाल ये है कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जो संविधान खतरे में है, और आजकल कांग्रेस के नेता संविधान की एक प्रति लेकर के घूमते हैं, इस पर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, संविधान नहीं खतरे में है, जब कुर्सी खतरे में रहती है, जब किसी भी तरह से षड्यंत्र रचने के बाद भी कुर्सी नहीं मिलती है और पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा रहता है 14 से लगातार। भाई 19 में भी मोदी जी को अपने मन से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। इस बार भी देखिए सभी लोग एक हो गए, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचे तो भी मोदी जी के नेतृत्व में सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक संख्या किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। किसके नेतृत्व में है? मोदी जी का के नेतृत्व में। तो कोई संविधान खतरे में नहीं है। झूठ बोलना, फरेब, घृणा, द्वेष, राग, ये सारे कार्य राहुल गांधी जी करने पे आतुर हो गए हैं कि किसी भी तरीके से जो है इस देश का बंटवारा हो, हिंदू बट जाए। नहीं तो संविधान को खतरे में डालने का कार्य अगर किसी ने किया तो कौन किया? देश में इमरजेंसी लगाना संविधान खतरे में ही तो डालना है। संवैधानिक व्यवस्था थोड़ी ना है कि अगर आपको का मन करता है तो आप लाखों लोगों को, लाखों पत्रकारों को, देश के बड़े राजनेताओं को जेल में डाल देंगे। संविधान खतरे में तो आप डालते हैं। सभी लोगों ने देखा कि आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या कौन करता है और कैसे होता है। लेकिन जो निर्दोष सिख हैं, टायर उनके गले में डाल के, मिट्टी का तेल छिड़क के और निर्दोषों का जान लेना और ये कहना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जगदीश टाइटलर को आज तक बचाने का कार्य करते हैं, जो कुछ दिन पहले अभी कोर्ट ने भी उनको दोषी करार दिया। तो संविधान तो आपने खतरे में डाला, हर समय खतरे में डाला। संवैधानिक ताने बाने को साबानो केस में आपने तोड़ देने का कार्य किया, उसको न्याय न मिले। तो मुझे लगता है कि न संविधान की इनको चिंता है, न इनको जातियों की चिंता है। इनको चिंता है तो सिर्फ अपने कुर्सी की, अपने वोट बैंक की, और उसके लिए वो नफरत का माहौल पैदा करे। तो क्या ये बीजेपी ये कहना चाह रही है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए जातिगत जनगणना की बात करती है? क्योंकि आपने कहा कि कर्नाटक में ऐसा हो चुका है बट उसको रिलीज नहीं किया गया नेता को, क्या कहती है बीजेपी? देखिए, सारे षड्यंत्र इसीलिए रचे जा रहे हैं। आप बताइए, लोकतंत्र जहां खतरे में है, पश्चिम बंगाल में, वहां के बयान को आप देख लीजिए। जब आप जाते हैं और राहुल गांधी जी से आप सवाल पूछते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? कितना छोटा जवाब मिलता है। आप मणिपुर पर बोलेंगे, जिसपे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं, सभी वरिष्ठ बोलते हैं, लेकिन संदेश खाली के बारे में जब आपके रिपोर्टर पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के एक इंटरव्यू में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछते हैं तो कहते हैं हटाओ माइक, ये छोटी घटना है। जब राजस्थान में इनकी सरकार रहती है तो वहां की महिलाएं नहीं रहती हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय होता है। जब आपके रिपोर्टर इनके नेताओं से पूछते हैं तो उनके वरिष्ठ नेता, वहां के मंत्री धारीवाल जी कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दों के प्रदेश में तो ऐसा होता है।
कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की बेटी के साथ अन्याय होता है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है? वर्तमान में हिमाचल में इनकी सरकार है, जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज देखिए हिमाचल के लोग सड़कों पर हैं, हिमाचल में अवैध निर्माण हो रहा है, हिमाचल में लोगों की जमीनें कब्जा हो रही, और हिमाचल के जो लोग हैं कार्य कर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है हमारे पास, ये क्या दर्शाता है? ये तो धन्य है देश की जनता का, जिन्होंने मोदी जी पर भरोसा दिखाया, जताया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। कहीं राहुल गांधी जी अगर गलती से, हालांकि 100 क्रॉस नहीं कर पाए, उस पद पर आ जाते तो आज देश की क्या हालत होती? भाई कितना दिन हुआ हिमाचल में सरकार बने, कितना दिन हुआ कर्नाटक में सरकार बने, त्राइमाम चल रहा है। तो ये सारे षड्यंत्र इसलिए रचे जा रहे हैं कि कैसे भी हमको कुर्सी मिले, क्योंकि इन लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, पहले परिवार प्रथम, फिर व्यक्ति प्रथम। आप बताइए कि कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही भारत में, अधिकांश प्रधानमंत्री परिवार के या परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले। क्यों आपको चाहिए? अधिकांश राज्यों में इनकी सरकारें रही, किस दलित की आपने चिंता की? किस पीड़ित की आपने चिंता की? एक दलित, आदिवासी, महिला, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है सभी लोगों को एक हो जाना चाहिए, किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी आजकल जहां भी जाते हैं वो हर जगह, हर सिस्टम पे जातिवाद खोजते हैं कि यहाँ पर सारे उच्च कास्ट के लोग हैं, छोटी जाति के लोग नहीं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, वो जानते हैं कि हिंदू जो है वो बड़ा सरल होता है, बहुत सज्जन होता है, उसको हम कैसे भी फोड़ लेंगे। और एक विशेष धर्म जो मुस्लिम धर्म है वो तो कहीं ना कहीं से हमारा साथ दे रहा है। जबकि मोदी जी ने एक नारा दिया, इतना सुंदर नारा दिया, वो कांग्रेस की तरह नहीं, देश के संसाधनों पे का अधिकार नहीं बताया। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबके लिए कार्य करके दिया। आप देखिए, आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किए, तो उसमें कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, और सबके लिए कार्य किए। लेकिन कांग्रेस एक काकस बना रखी है। हमारे कुछ मुस्लिम भाई को भी लगता है कि हम, चूंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान निर्माता उस समय इस बात को कहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोग ये मानते हैं कि संविधान से बड़ा हमारा धर्म होता है। अगर इस्लाम और संविधान में चुनना होगा तो हम इस्लाम को चुनेंगे। तो उनको लगता है कि मोदी जी चाहे जो भी दे दें, हमको आवास दे दें, नहीं मतलब बिजली दे दें, हमको जो है फ्री में दवा करा दे, राशन दे दें, सब कुछ कर दें, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें तो हमारा वाला कानून चाहिए। और उस कानून में बाधक कौन बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा हमारी सहयोगी रही है। 95 में हमारे वक्त को और ताकत दे देने का कार्य करती है। 2014 में जब चुनाव आना होता है तो 30 संपत्तियों को, दिल्ली के बड़ी बेशकीमती संपत्तियों को ऐसे ही वक्त को दे देने का कार्य करती है। कांग्रेस तो संविधान को साबानो केस में मुस्लिम के लिए बदल ही देती है। कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देगी, कहीं उनके लिए अलग कानून बना देगी, उनके शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करेगी। तो वो मोदी जी के विकास से नहीं मतलब है, उनको मतलब है कि किस तरह से हमारा सरिया लागू हो। और उस आग में घी डालने का कार्यक्रम कर रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी। वो उनको लग रहा है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो, और कुछ ऐसी विचारधारा है। हालांकि भारत में अधिकांश आप देखेंगे जो मुस्लिम हैं उनकी भारत के प्रति सकारात्मक सोच है, वो भारत की बात करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच के हैं जो कहेंगे कि अगर 10 मिनट मोदी योगी नहीं रहेंगे तो भारत को कौन बचाएगा। आप भी जानते हैं, उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि योगी मोदी अगर चले जाएंगे तब क्या होगा, आप 15 मिनट की छूट दे दीजिए। जो अपने पार्टी का नाम ही मुस्लिमुद्दीन रखे हैं, जो कभी हिंदुओं की बात ही नहीं करते हैं। तो इस बहुसंख्यक देश में इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां संवैधानिक जगह पर भारत माता की जय कहना होता है, वहां जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगा देते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत माता को डायन भी कहते हैं
और उसमें सपोर्ट कौन कौन करता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। नहीं तो आप बताइए कि पंजाब में जब से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आई है, शांति से अशांति हो गया। और जो अरविंद केजरीवाल जी, जिनका उदय ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उन्होंने कहा कि आते ही हम जो है शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। हालांकि शीला दीक्षित जी अब नहीं दुनिया में, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डालिए। कहां गई सीबीआई, कहां गई ईडी? और आरोप लगते ही आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए। आपने केजरीवाल की बात की है, क्योंकि अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में फुल फ्लेज लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने से बीजेपी को हरियाणा में नुकसान हो सकता है? देखिए, एक समय था, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में स्वीकार्यता थी। अरविंद केजरीवाल जो बड़ी ईमानदारी का चादर ओढ़ के आए थे, और अन्ना हजारे जी का उनके सर पे हाथ था, लोगों को विश्वास था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वासघात किया दिल्ली की जनता से। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आम आदमी की तरह, इस नाते में अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रख रहा हूँ, मैं सड़कों पे ऐसे ही सबसे मिलूंगा, जो फैसले करूंगा आपसे पूछ कर करूंगा। पहले दिन जो है हम लोग पाल बिल्लिया देंगे, यमुना की सफाई कर देंगे और दिल्ली वासियों के साथ यमुना में स्नान करेंगे, बसों में यात्रा करेंगे 1 रुपये में, और हम कोई सरकारी बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, ऐसे छोटी गाड़ियों में रहेंगे, हवाई चप्पल में रहेंगे, और अपने पुत्र और अपने परिवार का सौगंध खाए। लोगों को विश्वास हुआ कि भाई अच्छा नेता है, इस तरह का कार्य करेंगे। लेकिन वो आते ही उन्होंने क्या किया? कोई लोकपाल बिल्कुल नहीं, कोई जमुना साफ नहीं, प्रदूषण से ऐसे ही दिल्ली भरी हुई है। अगर बारिश हो गई तो दिल्ली डूब जाएगी, बहुत गर्मी पड़ गई तो दिल्ली में त्राहिमाम मच जाएगा, पीने का पानी नहीं। अभी जाड़े के समय में आप देखेंगे तो गाड़ियां बंद करा दी जाएंगी कि हाँ तो भारी प्रदूषण है, सरकार बंद कराती है, स्वीकारते हैं कि ऐसा है। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाते, उसी भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल सरीके सभी लोग, उनके पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता जेल में जाते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल जी, पाक साफ अरविंद केजरीवाल जी, एक अच्छे नेता की छवि थी, आज वो तो नहीं रही ना। अरविंद केजरीवाल तो अभी लोकसभा के आम चुनाव में आए थे, दिल्ली में लोगों के बीच गए, दिल्ली ने तो की जनता ने तो अभिवादन भी नहीं किया, अभिवादन स्वीकारा भी नहीं, और उनका भी अभिवादन नहीं किया, उनको मत नहीं दिया। और आप देखे होंगे कि वो सारी दिल्ली की सीटें हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता ये जान गई है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है कि बीजेपी एक साजिश के तहत जो है उनको फंसा रही है और लगातार जेल में रह रही है। क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं, देखिए क्या है, भारत की जो संवैधानिक ताना बाना है वो इस तरह का है कि कोई किसी को फंसा नहीं सकता। लालू जी किसके समय में जेल जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती। कलमाड़ी किसके समय में जेल जाते हैं? कन्नी मोदी किसके समय में जेल जाते हैं? डी राजा किसके समय में जेल जाते हैं? सभी लोग आप देखे होंगे कि कमोवेश कांग्रेस की सरकार रहती है, उसमें जेल जाते हैं। और संस्थाएं अलग अलग बनाई गई, यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों अलग अलग है, और तीनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। और भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, लेकिन आप देखे होंगे वो कहावत है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। कभी आप कहेंगे कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सरकार की तरह कार्य करी, वही सुप्रीम कोर्ट आपको बेल दे देगी, तो आप कहेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक है। अगर आपको लगता है कि सरकार या सरकार की कोई भी एजेंसी गलत कार्य कर रही है तो आप संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल में एक मंत्री, एक नेता के ऊपर आरोप लगा और सरकार नहीं, वहाँ की संवैधानिक संस्था हाई कोर्ट ने नोटिस किया और वहाँ के मंत्री जेल गए, उनके घर से पैसा बरामद हुआ। तो जब आपके घर से कागज बरामद होगा, आपके घर से पैसा बरामद होगा, आपके घर से षड्यंत्र बरामद होगा, तो निश्चित तौर पे आप पे कार्रवाई होगी। आप झूठ बोलते रहिए। कोई भी दुनिया का चोर ये नहीं कहता कि हम चोरी कर रहे थे, सब कहते हैं कि हम वहाँ खड़े थे, अचानक पुलिस आई, चोर तो भाग गया और हमको पकड़ लिए। तो आज केजरीवाल भी एक आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है। क्या बीजेपी
वहाँ एक स्थिर और मजबूत सरकार दे पाने में कामयाब रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, अभी निकाय के चुनाव हुए थे वहाँ पे 3 परिवार का राज होता था। आज़ादी के बाद यही होता था कि वो 3 परिवार के लोग पिता पुत्र की सरकार बनती थी, पिता पुत्री की सरकार बनती थी, और वही नेता थे और वो जैसा कहते थे वैसा होता था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद, खास करके 2017 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जिस तरह से कार्य किया जाने लगा, 370 समाप्त के बाद जिस तरह से काम हुआ, बनिहाल तक ट्रेनें गई, बड़े ऐसे जगहों पे जिन गांव में लाइट थी नहीं, जो देखी नहीं थे बिजली, वो ये मान कर चलते थे बिजली तो बड़े घर की शान होती है, उनके घरों में भी बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। जिन पहाड़ों पे पानी था नहीं, वहां पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। जो सैलानी थे, जब वो अपने को सुरक्षित महसूस किए, जब वहां पर आए तो वहां के लोगों का रोजगार बढ़ा। बहुत दिनों से शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता था, जब वो समाप्त हुआ, जब लाल चौक पर भी हमेशा लाल चौक गुलजार रहने लगा और कोई भी तिरंगा झंडा फहरा सकता है, जब राहुल गांधी सरीके लोग वहां जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो लोगों को एक भरोसा पैदा हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया। 10 साल में बनिहाल तक ट्रेन चला दिया, बड़े बड़े टनल का निर्माण किया, इतने बड़े बड़े टनल का निर्माण किया जहां ट्रेन जा ही नहीं सकती है, वहां तक ट्रेन चलाने का कार्य किया, और शांति और सुरक्षा नहीं रहता तो आप देखे होंगे कि 2 करोड़ सैलानी ऐसे नहीं आ जाते। वहां पे लगभग 400 बड़े निवेशक जमीन खरीद चुके। आज भारत के बहुत प्रदेशों के लोग रोजी रोजगार के लिए वहां जाने लगे हैं, तो वहां के लोगों में खुशहाली आने लगी है। मनोरंजन का जो साधन था सिनेमा हॉल, वो कई दशकों से बंद पड़ा था, लोग सिनेमा देखने लगे। लोगों का स्कूल कॉलेज जब खुल रहा है तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इसको कहते हैं मुख्य धारा से जुड़ना। तो जब आप मुख्य धारा से जुड़ेंगे, जब बुनियादी ढांचे में विकास होगा, जब सरकार धर्म देखकर कार्य नहीं करेगी, विकास का कार्य करेगी, जब पत्थरबाजी नहीं होगा, जब वहां आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी, जब विदेशी मूल के लोग आकर लोगों को बरकराना बंद करेंगे, नोट बांटना बंद करेंगे, तो वो उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन आता है। और आप देखिए, आए दिन जो भारत का तिरंगा झंडा जलाया जाता था और आपके चैनल पे, बहुत सारे चैनलों पे दिखाया जाता था, उसमें अब वो नहीं ऐसा होता है। तो ये सब सार्थक बदलाव के नाते वहाँ के लोगों को लग रहा है कि नहीं, मोदी जी के नेतृत्व को सबल बनाना चाहिए। अगर पूरी देश के लोग विकास में भागीदार हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों विकास से अछूता रहे? तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भी स्नेह और प्यार मोदी जी के साथ रहेगा। और मोदी जी ने तो आज वादा भी किया है कि हम दूना नहीं, जितना स्नेह प्यार जम्मू कश्मीर के लोगों का मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, सूद समेत 10 गुना लौटाने के लिए बाध्य हूँ और करके दिखाऊंगा और कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे है, हरियाणा में आप पिछले 10 साल से हैं, इस बार आप क्या हैट्रिक लगाएंगे और किसानों को बीजेपी कैसे मनाएंगे? नहीं, देखिए होता क्या है ना, हर समय उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था 2022 का, तब भी आपसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में जी। उस समय भी आपने सवाल किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत नाराज हैं। हमने कहा कि नहीं, एक नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे रहते भारत में हैं, खाते भारत के हैं, लेकिन वो गाते जॉर्ज सोरोस के हैं। आज पब्लिक ने देखा कि भाई कर्नाटक में 1200-1500 किसान मर जाते हैं तो कांग्रेस नहीं बोलती है, समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नहीं बोलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी, अगर वहां थोड़ी सी भी कोई बात होगी तो वो चिल्लाने लगेंगे। तो लोगों को भरोसा जगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान सम्मान निधि देना जब पहली बार शुरू किया तो उस समय के बयान, केजरीवाल जी का भी बयान देख लीजिए, राहुल जी का भी बयान देख लीजिए और अखिलेश जी का भी बयान। उन्होंने कहा कि ये चुनावी समय का फंड है, ये चुनाव के लिए दे रहे हैं। कितने वर्ष हो गए, किसान सम्मान निधि जारी है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हम गरीबों को अन्न योजना से जोड़े हैं वो आने वाले 5 साल के लिए जारी रहे। उन्होंने कहा जो किसान हैं उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, हम उसका बीमा कराएंगे। और आप देखेंगे कि जितनी सरकारें रही, कोई सरकार डंके के चोट पे नहीं कर सकती है कि हमने संपूर्णता के साथ सभी किसानों को बीमा योजना से जोड़ा। आज जिस किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं वो सभी किसान जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पहली बार अगर किसी की सरकार में भारत में लागू होता है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। किसानों को बिजली चाहिए ताकि वो पंपिंग सेट से सिंचाई न करना पड़े। आप देखेंगे एक उत्तर प्रदेश राज्य था जहां बिजली 15 दिन दिन में और 15 दिन रात में आती थी। आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी बिजली 18 से 20 घंटे। तो ये सब कुछ करके किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं कि डायरेक्ट मंडियों से आप जुड़े हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। रिकॉर्ड खरीदारी, बहुत सारे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, दलहन हो, तिलहन हो, जिनके मूल्यों का निर्धारण करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना। यूरिया के लिए आप देखे होंगे धरना होता था, प्रदर्शन होता था, विधायक और सांसद के पुतले जलाए जाते थे, सरकार के पुतले जलाए जाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में नीम कोटिंग यूरिया का प्रयोग करके इस तरह से कर दिया गया है कि एक खुशहाल किसान, समृद्धवान किसान, और किसानों के लिए तो इतनी योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा के किसान, अभी देखे होंगे कि चावल पे जिस तरह से एमएसपी दी जा रही है, जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सुगम बनाया जा रहा है ताकि आप अपने चावल को बाहर देशों में अच्छे रेट में बेच सकें, ये सारा कुछ फायदा किसानों का है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है इसका भी लाभ किसानों को मिलता है। आज आप चाहे वो जम्मू का रहने वाला आदमी हो, पंजाब का रहने वाला आदमी हो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, अगर वो दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेके देहरादून तक, दिल्ली से लेके अमृतसर तक, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के लास्ट सिरे तक अगर सड़कों का जाल बिछा तो वो चाहे फल हो, सब्जी हो, फूल हो, गेहूं हो, चावल हो, वो सुगमता से एक दूसरे आ जा सकते हैं। और ये कहा जाता है अर्थशास्त्र में कि अगर आवागमन में गति होगी तो विकास में गति होगी। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में केवल एक प्रदेश नहीं, आपने हरियाणा और की बात की, पंजाब की बात की, हम तो कहते हैं कि संपूर्ण भारत के किसान खुशहाल हुए हैं और संपूर्ण भारत के किसानों का आशीर्वाद मोदी जी के को मिल रहा है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो या हरियाणा हो, सभी जगह के किसान भाई को मोदी जी के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह, जिन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।